आपकी आज्ञा। मैं आशुतोष पटेल श्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि वीडियो री एग्जाम के लिए हमने वायदा कर रखा था कि जो है जीएस के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट, यूपी स्पेशल, जनसंख्या और नगरीकरण के प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी सेक्शन से मान के चलिए 500 से 600 क्वेश्चन के आसपास जो है हम क्वेश्चन जो है आपको करवाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हम कहीं से भी उठाए और ला के रख दिए, क्योंकि जो है एक तरीका तो पढ़ाने का ये है कि जो हमको अच्छा लगे या आपको हम अच्छा लगा दें या ऐसा कुछ करें जिससे कि आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि एग्जाम आपसे रिक्वायर करता है और बार बार एग्जाम आपसे पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो संभावित हैं 26 और 27 जून को वीडियो के री एग्जाम में आने के लिए। तो हम आपका बगैर समय व्यर्थ किए हुए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए एक दिन में, तो आप ऐसे समझिएगा कि 50 क्वेश्चन से संबंधित 500 क्वेश्चन की आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि चारों ऑप्शन के अतिरिक्त भी जो अन्य जानकारियां हैं उन जानकारियों को हम आपके बीच साझा करेंगे। तो आप जो है आपके पास ये वीडियो तो रहेगी ही, आप वीडियो को हल करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर आप रिलेटेड जो जानकारी है अगर पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और जो है आप करते चलें तो आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। और मान के चलिए 45 प्लस जो है वीडियो में आपके जीएस के क्वेश्चन करेक्ट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप भी जो है देखिएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। यह प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो हमारा जो संविधान है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले जो है किसने प्रस्तुत किया। तो आप यहां पर देखें कि जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की बात कही थी, विचार नहीं लाया था। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में विचार लाया था। यहां पे अब बात कर रहा है कि विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। इन्होंने विचार लाया, बात खत्म हो जाती है। फिर 1922 में गांधी जी ने यह कहा, ये जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए, ये बात कहा। फिर आकर 1934 में ये जो स्वराज पार्टी, यही करेक्ट उत्तर भी है आपका, स्वराज पार्टी के जो नेता हैं एम एन राय, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। और दूसरे जो स्वराज पार्टी के नेता हैं वह मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा कि हाँ संविधान का विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। आगे चलकर 1942 में अगर हम यहां पर देखें तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि जो है जो प्रथम जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। क्योंकि हम जानते हैं 39 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और ऐसे में जो है जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया तो इसने कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा कि भाई युद्ध के दौरान क्यों नहीं, युद्ध के बाद क्यों। तो हमने जो है क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया। तो आप ऐसे समझिएगा, पहली चीज बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में जो है यह विचार प्रस्तुत किया था। फिर गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो संविधान होगा भारतीयों के द्वारा बनेगा। और विचार पहली बार एम एन राय ने जो स्वराज पार्टी के नेता हैं वो लाए थे, इसलिए आपका करेक्ट उत्तर स्वराज पार्टी हो जाएगा। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि अधिकतर सदस्य
अधिकतर सदस्य जो है भारतीय होंगे, तो हमने उसे ठुकरा दिया। हमने कहा कि जब गांधी जी ने कह रखा है कि सभी सदस्य भारतीय होंगे, तो अधिकतर सदस्यों का क्या मतलब है। ऐसे में जो है हमने अगस्त प्रस्ताव 1940 को जो है ठुकरा दिया। फिर जब 42 में क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम जो है इसे लागू करेंगे। हमने इसे भी अस्वीकार कर दिया। हमने कहा युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं। फिर जो है 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के तहत जो है हमने क्या कर दिया, कैबिनेट मिशन के तहत हमने संविधान सभा का गठन किया। तो हमारा जो पहला उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। और ऑप्शन जो है दिया है बी एन राव, बी आर अंबेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। हमने आपको बताया कि ये जो बी एन राव हैं 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के नेता थे, और सबसे पहले इन्होंने ही क्या कर रखा है, विचार प्रस्तुत कर रखा है। इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने बताया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम एन राय। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। फिर से क्वेश्चन को सुने। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। तो पहला है ऑप्शन साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा। अब यहां पर देखिएगा, हमने आपको बताया कि जो है भारतीयों ने मांग किया, भारतीयों ने भले संविधान सभा की मांग किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहली बार किसने संविधान सभा की अगर बात कही, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और इसी ने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन तब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो आप ऐसे समझिएगा, जो एक प्रतिनिधि होगा वह 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो 10 लाख जनसंख्या ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 10 लाख ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो है 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो पैथिक लॉरेंस ये तो रहेगा ही रहेगा। अब एवी अलेक्जेंडर भी है, और स्टैफर्ड जो क्रिप्स है ये भी है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये जो है ये जो है, एक मिनट, ये जो विलियम वुड है ये जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो ये जो तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, एक प्रश्न आपके सामने आया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया, या क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत किया गया, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो संविधान सभा का गठन किया गया वह कैबिनेट मिशन
1946 के अंतर्गत किया गया था। इसी ने संविधान सभा का गठन किया। अंग्रेजों की तरफ से 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि हाँ जो है हम संविधान सभा का गठन करेंगे। और पहली बार जो है मांग करने वाले स्वराज पार्टी के नेता एम.एन. राय हैं, जो भारतीय हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति थे। तो अब जरा यहां पे समझिएगा कि जब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा का गठन के बाद जो है भारत का संचालन, चूंकि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत जो है आजाद हो गया। चूंकि ऐसा हुआ था कि 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दिवस पारित कर दिया गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दिवस पारित करने के बाद 14 और 15 अगस्त को क्रमशः पाकिस्तान और भारत जो है आजाद हो गए। 14 और 15 अगस्त को क्रमशः जो है पाकिस्तान और भारत आजाद हो गए। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति कौन है। तो आप समझ लीजिएगा कि अंग्रेजों ने क्या किया कि संविधान सभा तो गठित कर दिया, लेकिन अंतरिम सरकार गठित किया। और अंतरिम सरकार ही जो है भारत का जो है शासन देख रही थी। और उस समय 1945 में आया वेबल प्लान, और वेबल जो है अध्यक्ष बनाया गया, और जो है जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया अंतरिम सरकार का। तो अंतरिम सरकार का अगला क्वेश्चन भी शायद जो है अंतरिम सरकार से ही संबंधित है। तो आप ऐसे समझिएगा, यहां पर देखिए एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो अंतरिम जो सरकार है इसके जो सदस्य हैं, कौन से सदस्य किस विभाग के अध्यक्ष हैं, इनको जो है आपको देखना होगा। और इसकी सूची जो है आप अपने साथ पढ़ने के दौरान जो है लुसेंट को अपने साथ रखें, और उसमें जो है इस तरह के जो डाटा हैं उनको आप याद करने का प्रयास करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे दिया है श्री राजगोपालाचारी, एक मिनट, जैसे यहाँ पे दिया है श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एन राधाकृष्णन या जगजीवन राम, कौन जो है इसमें से जो है अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है। तो जो जगजीवन राम हैं ये श्रम मंत्री थे, ये जो है कृषि और खाद्यान्न मंत्री थे। अगर हम इनकी बात करें तो श्री राजगोपालाचारी उद्योग मंत्री थे। तो ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, यही जो है अगस्त प्रस्ताव में जो है ये क्या है, सदस्य नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब देखिएगा यहां पे 4 कथन दे रखे हैं और इससे संबंधित हमारे ऑप्शन जो है दे रखे हैं। तो हम देखिए करेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ये संविधान सभा से संबंधित ही प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन हमारा यह है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। सही बात है, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जैसे कि आज वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो वह वयस्क है, और अगर वह नागरिक है भारत का तो यह वयस्क मताधिकार आधारित होगा। लेकिन उस समय जो है ऐसा नहीं था कि अगर आप 18 साल या 21 साल या 25 वर्ष आपने पूरा कर रखा है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें कुछ कंडीशन थी कि आपके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए, आप इसके सदस्य होने चाहिए, आप कम से कम इतना जो है टैक्स भरने वाले होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है आप जो है वोट दे सकते थे। तो यह जो है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो बात सही कह रहा है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब आप समझिएगा जैसे कि राष्ट्रपति का जैसे चुनाव है। तो क्या जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन थोड़ी करती है, हम आप विधायकों को और सांसदों को चुनते हैं, यही विधायक जो है और सांसद जो है मिलके क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कहने का मतलब है हमने चुना विधायक और सांसदों को, और विधायक और सांसद मिलके जो है राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। तो ये जो है कह रहा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं।
यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। नहीं, ये गलत कह रहा है, यह बहुदलीय संरचना थी, क्योंकि बहुत से दल शामिल थे, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। यह कह रहा है यह की समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, सही बात है। यह कई समितियों, यह यहां पे जो है गलत हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है, कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, सही बात है। तो हमारा जो है देखें ए और डी करेक्ट है, और ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या बी में है ये ए और डी? नहीं। क्या डी में है? नहीं। क्या सी में है? नहीं। ए में ए और डी दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन की बात हम पूछ रहे हैं, तो आप देखिएगा, इसमें से आपसे प्रश्न पूछा, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही बात है। अब ये कह रहा है गलत, यहां पे देखिएगा गलत कथन की बात कर रहा है, यहां पे देखिए एक गलत कथन की बात कर रहा है कि गलत कथन, तो गलत कथन की बात कर रहा है ये, एक मिनट, एक गलत कथन की बात कर रहा है। तो यह कह रहा है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही बात है। 29 अगस्त को जब ये प्रारूप समिति का गठन किया गया 47 में, तो उसी ने संविधान का निर्माण किया है, तो वो तो महत्वपूर्ण है ही। तो यहां पे ये वाला तो करेक्ट है, लेकिन इसके हिसाब से गलत कथन अगर हम पूछ रहे हैं तो ये जो है हमारा ऑप्शन परफेक्ट नहीं हो सकता। यह कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन क्या है? जो भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं, एंग्लो इंडियन, और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सही बात है, दिया गया। तो ये कह रहा है गलत कथन, इसलिए ये भी जो है गलत हो जाएगा। ये सही है, लेकिन गलत पूछा है कि गलत कौन सा है। अभी सी पूछ रहा है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधारित है। नहीं बेटा, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वयस्क हो जाता है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होता था। एलिजिबल वही व्यक्ति होता था जो निश्चित आय रखता था, या फिर जो है सरकार को टैक्स देता था, या राजा रजवाड़ा हुआ करता था, या विभिन्न पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति ही वोट दे सकता था। वयस्क मताधिकार पर का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या 21 वर्ष पूरा कर लेता है आज वर्तमान में, और भारत का नागरिक है, तो वोट दे सकता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए हमारा जो है उत्तर हो जाएगा सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया था, नहीं, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो यही गलत कथन है। अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इसकी चुनाव, ये वह है, चुनाव प्रक्रिया में 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, सही बात कह रहा है। अब हमने कहा कि कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही जो है क्या होता था, चुनाव होता था उस समय। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली, यहां पे प्रारूप तैयार करने वाली, अगर मैं बात करूं, प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। क्या जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, क्या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, करेक्ट ऑप्शन है। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? बिल्कुल नहीं। तो आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन करेक्ट आपका विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये बात कर रहा है अस्थायी की सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे।
हुआ यूं था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, फर्स्ट बैठक हुई। और इस बैठक की अध्यक्षता जो किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। लेकिन सच्चिदानंद जो सिन्हा थे ये अस्थाई अध्यक्ष थे। बेशक जो है पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने किया, लेकिन ये अस्थाई अध्यक्ष थे। जो अगली बैठक हुई वह 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और जो है हम एक जानकारी और भी रख लें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था अमेरिका के चार्टर एक्ट से लिया गया था। और अमेरिका का चार्टर एक्ट जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया गया था। और आप ऐसे समझिएगा कि अमेरिका का जो चार्टर एक्ट है वह फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल्य थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, उस पर आधारित था। तो जब उन विषयों को भारतीय संविधान में लाया गया अर्थात उद्देशिका के माध्यम से भारत के संविधान में रखने का प्रावधान किया गया, तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मूल्य जो है भारत में लाए गए। तो आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए हमने अभी आपको बताया कि 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा, तो निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष है, बात वही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो हमने अभी आपको बताया कि संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो क्या दिख रहा है कहीं? 9 दिसंबर 1946 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब देखिएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह कह रहा है 22 जनवरी 1946 को, या जनवरी 22 1947 को, या 20 फरवरी 1947 को, या जुलाई 1946 को। तो आप ऐसे देखिएगा कि जो भारत का संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो पारित किया गया था वो जो है 22 जनवरी को जो है किया गया था। 22 जनवरी 1946 को जो है यह प्रस्ताव लाया गया था। तो आप ऐसे समझिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने रखा था? जो प्रारूप रखने की बात है, संविधान सभा, एक मिनट, ये जो प्रारूप किसने रखा था? तो ऑप्शन है BN राव। प्रस्तावना का प्रारूप पूछ रहा है। तो प्रस्तावना का जो प्रारूप है अभी हमने बताया था कि जो है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना का जो प्रारूप है जो है रखा था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वह जवाहरलाल नेहरू है। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आप ऐसे समझिएगा कि जो हमारा जो संविधान है वह 12 अधिवेशनों में जो है यह बनकर कंप्लीट रूप से तैयार हो गया। 12 बैठकें हुई थी और 3 वाचनों में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन वास्तव में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया वह 11 बैठकों में ही बनकर तैयार हो गया। 11 बैठकों और 3 वाचनों में ही संविधान बनकर तैयार हो गया। जब हम 26 नवंबर 1949 को हमने जो है क्या कर रखा था, संविधान का कार्य पूरा कर रखा था। लेकिन चूंकि जब 1930 में जब हमने एक कांग्रेस की बैठक रखी थी, उसी समय हमने कहा था कि 26 जनवरी को, चूंकि वह बैठक हुई थी, इसलिए हमने कहा था कि 26 जनवरी को ही जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए क्या किया गया था कि 2 महीने का इंतजार किया गया और जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। तो वास्तव में अगर आप देखें तो 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक में ही जो है संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। लेकिन चूंकि हमने यह प्रारूप पहले ही बना रखा था कि 12 बैठकों और 3 वाचनों में संविधान का कार्य पूरा करना है, इसलिए जो 12वीं बैठक हुई थी यह औपचारिकता मात्र थी। यह 24 जनवरी 1950 को की गई थी और यह जो है भाषा संबंधित त्रुटियों को दूर किया गया इस बैठक में, और यह औपचारिकता मात्र थी क्योंकि हम पहले से डिसाइड कर रखे थे। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 12 बैठकों में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। जो संविधान सभा के अंतिम बैठक, यहां पे देखिएगा, जो संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि को, क्या 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950? हमने अभी आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का कार्य बेशक पूरा हो गया, लेकिन संविधान सभा की 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। यह बैठक बेशक जो है औपचारिकता मात्र ही थी, लेकिन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान का सलाहकार कौन था? तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान का सलाहकार कौन था या प्रथम सलाहकार कौन था, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम सलाहकार, तो आप जो है उत्तर करेंगे BN राव। यही जो है प्रथम सलाहकार भी थे। या आपसे प्रश्न पूछे संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो भी आप उत्तर करेंगे BN राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आप ऐसे समझिएगा कि कब जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि 11वीं बैठक में जब संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का अंगीकरण, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। अर्थात जो है हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो इस तरीके से हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये जो है आने की संभावना भी है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को जो है पॉइंट आउट करिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या ये कथन सही है कि जो भारत का संविधान है ये आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? हाँ, बेशक जो भारत का संविधान है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और कारण क्या कर रहा है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बेशक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो लेकिन कह रहा है क्या ये जो कारण है कथन की व्याख्या करता है? नहीं। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जो है यह आवश्यकता की पूर्ति तो करता है लेकिन गृहीत होने के कारण आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। बल्कि हमारा संविधान में जो भी हम संशोधन करना चाहें आज वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार उसे हम संशोधित
कर सकते हैं। तो यहां पे देखें अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। देखिए हमने आपसे पहले भी बताया कि जो है हमारा संविधान निर्माण का जो कार्य पूरा हो चुका था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन हम इंतजार करते रहे 2 महीने का। क्यों? कारण पूछ रहा है। तो क्या कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? हाँ, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए हमने 2 महीने इंतजार किया। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल नहीं। यह एक शुभ दिन था। शुभ दिन सभी होता है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी समय यह जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अपनाया गया था क्या? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो अब आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है सीधे सीधे हल कर सकते हैं। और देखिएगा ये क्वेश्चन बेशक जो है आपको जो है आसान दिख रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन रेंडमली आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि ये पॉलिटी के प्रश्न हैं, इसलिए हमारा जो दिमाग कार्य कर रहा है वो पॉलिटी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। लेकिन वहां पे हो सकता है ये क्वेश्चन हिस्ट्री का हो, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का हो, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का हो। ऐसे बीच बीच में जब क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन कठिन हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और वीडियो के लिए बिल्कुल बिल्कुल रिलेटिव है यह क्वेश्चन। तो संविधान सभा द्वारा जो है क्या किया गया था? अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। अगर चीजें इतनी ही आसान होती ना तो हर कोई जो है ऐसी जॉब को लेकर बैठा होता। चीजें कठिन हैं तो कठिनाई के लिए जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा उसी के पास जो है पद होगा। तो आप ऐसे समझिएगा। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो आप ऐसे समझिएगा जो इनका जो है चुनाव हुआ था वास्तव में बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसके बारे में अगर आप देखें थोड़ा सा तो यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर तो ये है, लेकिन ये बंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव हार जा रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने पश्चिम बंगाल में एक पद खाली करवाया। जय सिंह कुरना की एक सीट खाली करवाया, और वहां से अंबेडकर जी जब चुनाव लड़े तो चुनाव जीत गए। लेकिन दिक्कत तब हुई जब 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पारित कर दिया गया, और भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो यही बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और पूर्वी पाकिस्तान में जाने के कारण ये पद से जो है पुनः जो है रिक्त हो गए। ऐसे में जो है BN राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि संविधान अगर लिखना है तो अंबेडकर को लाना होगा, क्योंकि गांधी जी ने सलाह दिया था। तो ऐसे में राजेंद्र प्रसाद से कह के मुंबई के जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके BG खेर, उनको जो है पद से हटाकर पुनः जो है वास्तव में बंबई से जो है इनको चुनाव लड़ाया गया, और ये बंबई से जो है चुनाव लड़े। तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और ये क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल जाएगा, इसीलिए जो है हम बार बार क्लीन कर दे रहे हैं। तो देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी इसी दिन। तो ये ऑप्शन में जो है 1851 1856 किसमें है? बी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1851 और 1856। तो पहला जन्म है, दूसरा मृत्यु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहां पे समितियों के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है आपसे प्रश्न पूछा है संघ
संविधान सभा के संघ संविधान के समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यहां पे देखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछ लें कि मौलिक अधिकार से संबंधित या अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी जो है वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? अभी हमने आपको बताया सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल। क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा, ये सभा है, सभा है, सभी नहीं है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हम आप जानते हैं कि बी.आर. अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और यह समिति 7 सदस्यीय थी, जिसमें बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो इस तरीके से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी.आर. अंबेडकर। क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया, बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अभी हमने आपको बताया 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे, ठीक है। तो आप इन 6 सदस्यों का नाम भी जो है देखते चलेंगे। तो आप अपने साथ जो है लूसेंट भी रखेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आप क्या करेंगे ना, एक जगह चीजों को देखते चलेंगे। हमारे वीडियो के साथ ही जो अगर आप करते चलते हैं तो चीजें और भी बेहतर हो जाएगी। चलिए क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन, ये देखिए एक शब्दावली नहीं आई है। पांडुलेखन का ही मतलब होता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में अब ये क्या कर रहा है, मोहम्मद सादुल्लाह थे, हाँ बिल्कुल थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे। के.एम. मुंशी बिल्कुल थे। ए.के. अय्यर ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे बाबू, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे। क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि भारत का जो संविधान में जो प्रारूप समिति है, जब प्रारूप समिति का गठन किया जा रहा था तो उसी समय जो है, यहाँ पे जरा देखिएगा, ऐसे भारत के संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव, तो उद्देशिका का जो प्रस्ताव है वह नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव अमेरिका के चार्टर एक्ट से लिया गया था और यह चार्टर एक्ट फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया गया था। और यह जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन है यह फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों पर आधारित था और ये मूल्यों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मूल्य थे, जिसे भारतीय संविधान में रखा गया था। तो आपसे पूछ रहा है क्या इटली के संविधान से संबंधित है, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? नहीं, यूएसए के संविधान से, क्योंकि यूएसए के प्रारूप हमने आपको बताया चार्टर एक्ट से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम क्लीन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। अब देखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या, तो आप ऐसे समझिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि न्यायालय स्वतंत्र है अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदलने के लिए, उसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है यह वास्तव में किस किस देश के पास है? केवल भारत के पास है, केवल यूएसए के पास है, भारत और यूएसए दोनों के पास है, भारत और यूएसए दोनों के पास है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमने लिया भी है यूएसए से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्लीन कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था समझ लीजिएगा। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग सरकारों के द्वारा संचालित की जा रही हो, ऐसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहेंगे। या ये कह सकते हैं जिन देशों में दोहरी सरकार हो उस देश की व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन भारत के संघ को अधिक मजबूत किया गया है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में राज्यों की शक्ति को कम किया जा सकता है, जबकि संघ की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए जो हमने संघात्मक व्यवस्था है यह यूएसए से ना लेकर बल्कि हमने इसे कनाडा से लिया। तो कनाडा कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ही है कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या ले रखा है? संघीय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न किस आधार पर है? वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। हाँ बिल्कुल है, भारत में भी है, वहां पर भी है, तो ये अलग नहीं होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, बिल्कुल सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है भारत और ब्रिटेन में भी, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। ये द्विसदनीय विधायिका है, यहां पर भी है, वहां पर भी है, इसलिए यह भी अलग नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली भारत और यूएसए अर्थात अमेरिका में है, ना कि ब्रिटेन में। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम क्लीन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किया है। कहां से समवर्ती सूची लिया है? तो आप जरा देखिएगा, चाहे संसदीय विशेषाधिकार की बात करें, संसदीय प्रणाली की बात करें, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर हम कहें कि उपराष्ट्रपति का पद, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद, या हम बात करें विधि का संरक्षण, मौलिक अधिकार, ये सभी चीजें अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम बात करें कि जो है आपात उपबंध कहां से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। आप इसकी एक सूची जो है हम जो है श्री एजुकेशन जो है चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड भी कर देंगे लिंक में। और वैसे हमने आपको बताया कि आप साथ में लुसेंट को रखिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलिए। तो इस तरीके से जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है भारत ने समवर्ती सूची कहां से लिया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हम क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो आप समझ लीजिएगा ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। और ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो चलिए हम इसका जो है एक लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और दूसरा जो है आप साथ में लुसेंट लेकर बैठिए। क्लीन करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात किया गया है। तो इसे भाग 4 क में या ए में रखा गया है, भाग 4 क। और मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो 51 क में, अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। तो क्या कह रहा है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से नहीं, रूस या पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। मौलिक कर्तव्यों को हमने वहां से ले रखा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाषा या अनुच्छेद या अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो मूल संविधान में बाबू आप ऐसे समझिएगा 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित थी, जिसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। और जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल, ये जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और इसे जो है
फिर उसके बाद जो हमारी 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, यह जो है पंचायतों से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 और 93 में क्रमशः जोड़ा गया है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लीन कर लेते हैं। हम क्लीन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करें, तो वहां पे जो है आप पुनः प्रैक्टिस कर सकें अपने से, और जहां पे कंफ्यूजन हो दोबारा आप वीडियो देख लें। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है। अब कह रहा अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि है, सहायता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संलग्नक है। अनुच्छेद समान आचार संहिता है। 48 में कह रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो यही देखिएगा गलत है। गलत कैसे है हम आपको बताते हैं। देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है, यह भाग 4 में दिया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया है। तो 36 में अनुच्छेद, अगर हम 36 की बात करें, यहां पर अगर हम 36 की बात करें तो यहां पर राज्य की परिभाषा दिया है। 37 में यह कहा गया है कि यह न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो इसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। सब समझ तो नहीं हुआ, न्यायालय में नहीं जा सकते। 38 में यह कहा गया है कि राज्य सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। तो जब भी कहा जाए सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व करता है, मौलिक अधिकार करता है या मौलिक कर्तव्य करता है? आप बताएंगे नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। और अनुच्छेद 38 में, और अनुच्छेद 39 में पांच नीति निर्देशक तत्व हैं। 39 क में यह कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। अगर आपके खिलाफ कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है तो आप अगर जाते हैं तो आपको निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाएगा। और ख में यह कहा गया कि राज्य संसाधनों का संकेंद्रण एक हाथ में नहीं होने देगा, किसी एक हाथ में पूरे राज्य का संकेंद्रण नहीं होने देगा। जबकि ग में 39 ग में यह कहा गया है कि यह संसाधनों का उचित वितरण करेगा। और घ में कहा गया है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। जबकि अंग में बालकों के विकास के लिए गरिमामयी वातावरण उपलब्ध कराएगा। तो आप ऐसे समझिएगा 39 क और 39 अंग, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब आते हैं, अगर अनुच्छेद 40 पे आते हैं तो अनुच्छेद 40 में न्याय पंचायतों का गठन किया गया है। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित है और गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा और इसके लिए स्थानीय स्वशासन के माध्यम से लोगों को सत्ता में भागीदारी देनी होगी। इसलिए जो है 40 में क्या किया गया? न्याय पंचायत का गठन किया गया, नगर पंचायत का गठन किया गया, ग्राम पंचायत का गठन किया गया। फिर 41 में यह कहा गया कि ग्राम पंचायत का तो गठन हो गया है, लेकिन बेरोजगारी और बेकारी की अवस्था में व्यक्ति को लोक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। तो कभी कभी कोई सरकार जब आपको बेरोजगारी भत्ता देती रही है ना, तो ये नीति निर्देशक तत्व रहा है। और नीति निर्देशक तत्व यह कहता है कि जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन आते जाएंगे, राज्य उन संसाधनों का उचित वितरण करेगा। और हमने ग में कहा भी है इस बात को। 42 में यह कहा गया है कि जो है यह गरिमामयी वातावरण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप चोरी डकैती के माध्यम से किसी को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब है कि मनोचित दशा उपलब्ध कराएंगे। जबकि 43 में अनुच्छेद जो 43 है, 43 में जो है उद्योगों का विकास किया जाएगा। और 39 क को 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और पीसीएस 2020 में इस प्रश्न को पूछा कि जो है सर्वहारा वर्ग की भागीदारी किस अनुच्छेद में रखा गया? तो आप बताओगे 43 क में। 44 में समान आचार संहिता की बात किया गया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कानून की बात की गई है। और 45 में अनुच्छेद 45 की अगर हम बात करें,
अनुच्छेद अगर 45 की बात करें तो इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। इसीलिए इसी नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 21 क के तहत जीवन का अधिकार बनाया गया और कहा गया कि बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु के समान है, इसलिए व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। और अनुच्छेद 21 क के माध्यम से जो है शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। तो इस तरीके से जो है अगर हम आगे बढ़े तो 45 के बाद 46 आता है और अनुच्छेद 46 में एससी और एसटी का उत्थान किया गया। एससी और एसटी के उत्थान की बात किया गया है। और अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 47 में बाबू जो है लोगों का जीवन स्तर उठाने की बात कहा गया है कि जैसे मद्य निषेध वगैरह को आप लागू करेंगे, क्योंकि अगर आप दारू शराब इस तरह का सेवन करते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपका विकास जो है हो नहीं सकता, इसलिए जो है मद्य निषेध को प्रतिबंधित किया गया है। और अनुच्छेद 48 में कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन किया गया और 48 में ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया और इसमें पर्यावरण को लाया गया। और बात करते हैं 49 में, तो 49 में हमने कह दिया बेटा कि जो है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक हैं या अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो धरोहर हैं उनका रक्षा भी हम ही को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टूट जाएंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। और 50 में हमने कह रखा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। तो ये जो 48 में कह रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा, तो ये क्या है, गलत है। और आपसे पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। 51 में कहा है कि राज्य शांतिपूर्ण ढंग से जो है अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को करेगा। अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब कह रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यहां पर देखिएगा नागरिकता भाग 2 में है, सही बात है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सही बात है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A में है, गलत बात है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि 4A में है। और राज्य संविधान का भाग है, राज्य संविधान, ये गलत लिख दिया गया है, राज्य भाग 5 में है और संघ, चलिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसने टाइपिंग में, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पे सी, यहां पे उत्तर आपका सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4A है, ठीक है। क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या भ्रातृत्व की बात किया गया है। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, तो न्याय कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, तो 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। और फिर अगला पूछ रहा है समानता, तो समानता 2 प्रकार की और जो है भ्रातृत्व 1 प्रकार की। तो अगर आप उत्तर देखें तो 3, 5, 2, 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3, 5, 2, 1। तो कहता है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात इसी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न जो है आ भी सकता है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो यहां पर देखिएगा कह रहा है, यहां पे एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र की बात कर रहा है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र की बात कर रहा है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक की बात कर रहा है। तो हमने अभी बताया कि प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा सी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, समय जो है इजाजत नहीं देता है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए, तो इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया। यह मूल संविधान में हमारे नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पहला तो धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। तो आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं और यही 3 शब्द अभी भी जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यहां पे देखिएगा, ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष या संप्रभुता। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, किसी भी देश के पास जनसंख्या हो, भूभाग हो या सरकार हो, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर किसी देश के पास संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता का मतलब होता है वह सर्वोच्च शक्ति या इच्छा जिसके बगैर सरकार अपंग है, सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए जो है ये जो हमारी संप्रभुता है राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था। ये थोड़ा सा शब्द में जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, आप याद रखिएगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो बाबू विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका जो भी कानून बनाएगी उसे कार्यपालिका को लागू करना पड़ेगा। और जब हम भाग 5 और 6 जब पढ़ाएंगे तब आपको वहां पे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक बिल्कुल नहीं है। अगला कह रहा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत बात है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल। भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि जनता सरकार को चुनती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन, बस धैर्य रखिए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनैतिक सत्ता का स्रोत की बात कर रहा है, राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जनता जो है राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, जिसे चाहे जनता परिवर्तित कर सकती है। जनता जिसे चाहेगी सरकार उसी की होगी। तो ऑप्शन आपका जनता हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, गणतंत्र का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, गलत बात है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, गलत बात है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या वंशानुगत शासन है? राजा का बेटा राजा होगा, यह नियम खत्म कर दिया गया, प्रीवी पल्स को समाप्त कर दिया गया। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान, भारतीय जो संविधान है कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। और डी ऑप्शन अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो आप ऐसे समझिएगा, ये जो हमारा संविधान है, ये जो हमारा संविधान है, संविधान, तो संविधान 2 प्रकार से हो सकता है। पहला लिखित संविधान हो सकता है और दूसरा जो है मौखिक संविधान हो सकता है। मौखिक संविधान, मौखिक। तो जो लिखित संविधान होता है यह आवश्यकता पर आधारित होता है, आवश्यकता पर आधारित होता है। तो जो भी चीजें लिख दी गई वो बदली नहीं जा सकती। और मौखिक संविधान जो होता है यह परंपरा, 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 प्रतिष्ठा और सम्मान पर आधारित होता है। यह चली आ रही व्यवस्था पर आधारित होता है। इसलिए जो है भारत में दोनों प्रकार की व्यवस्था लागू है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो देखिएगा, हमने आज आप
के सामने 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 50 क्वेश्चन अगले दिन आएगा। इस तरीके से 50-50 क्वेश्चन करके हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक उपलब्ध करवाएंगे और मैं श्री एजुकेशन चैनल से आपको विश्वास दिलाने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन मैं वही लाऊंगा जो एग्जाम से रिलेवेंट होगा। तो आप जो है घबराइए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छी चीजों के लिए पेशेंस रखना जरूरी है। चीजें आसान होती तो सबके पास होती। इसलिए चलिए श्री एजुकेशन चैनल के साथ बने रहिए और अगली वीडियो जो है आप तक जो है निश्चित तौर पे कल पहुंचेगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने देर तक सुना।